व्हिटेकर का वर्गीकरण। पूर्व पद्धतियों की अपेक्षा वर्गीकरण की 5 जगत की प्रणाली अधिक विकसित प्रतीत होती है। इसमें जीवों की विविधता पर और अधिक बेहतर तरीके से विचार किया गया है। इस प्रणाली में संपूर्ण जीव जगत को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है। जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई, जगत प्लांटी, जगत एनिमेलिया। जगत मोनेरा, किंगडम मोनेरा। पहला, मोनेरा जगत के अंतर्गत सभी एक कोशिकीय झिल्ली रहित केंद्रक यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव आते हैं। दूसरा, इस जगत के जीव स्वपोषी या विषमपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तीसरा, इनकी कोशिका झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। चौथा, इनकी कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका भित्ति से भिन्न प्रकार की होती है। यह मुख्यतः पेप्टिडोग्लाइकेन, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट से बना पदार्थ आदि से बनी होती है। उदाहरण के लिए जीवाणु व एनाबिना। क्या आप जानते हैं 1 ग्राम उपजाऊ मिट्टी में लगभग 1 अरब तथा लगभग 1 मिलीलीटर ताजे दूध में 30 अरब जीवाणु पाए जाते हैं। जगत प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। पहला, प्रोटिस्टा जगत के सभी जीव एक कोशिकीय झिल्ली सहित केंद्रक यानी यूकेरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। दूसरा, इस जगत में स्वपोषी व विषमपोषी दोनों ही प्रकार के जीव हो सकते हैं। तीसरा, जीवन की सभी क्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती है। उदाहरण के लिए अमीबा, पैरामीशियम, एंट अमीबा, यूग्लिना। कोई एक ऐसा गुण बताएं जिनके अनुसार प्रोटिस्टा और मोनेरा को अलग अलग किया जा सकता है। जगत फंजाई, कवक। पहला, अधिकांश कवक तंतुमयी होते हैं। ये तंतुओं का जाल बनाते हैं जिससे कवक जाल या माइजीलियम कहते हैं। इस जगत के जीव एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक व विषमपोषी होते हैं। इनकी कोशिकाओं में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। उदाहरण के लिए म्यूकर, यीस्ट, येगेरिकस, मशरूम, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, एस्परजिलस, पेनिसिलियम आदि। आपने नमी युक्त डबल रोटी पर, बरसात के दिनों में चमड़े के जूते पर तथा कभी कभी अचार में जाल युक्त संरचनाएं देखी होंगी। यह फंजाई यानी कि कवक है। कुकुरमुत्ता भी कवक है। यह कवक सहजीवी, मृतोपजीवी तथा परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कुछ कवक हानिकारक होते हैं तो कुछ लाभदायक भी होते हैं। कुछ कवक रोग उत्पन्न करते हैं तो कुछ कवक जैसे यीस्ट का उपयोग रोटी, ब्रेड या बियर बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही कुछ कवकों से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाएं भी बनाई जाती हैं। हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? क्या आप जानते हैं लाइकेन कवक और शैवाल की सहजीविता से बना एक समुदाय है। इसमें दोनों जीव इतनी घनिष्ठता से आपस में जुड़े होते हैं कि ये एक ही जीव प्रतीत होते हैं। शैवाल की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बने भोजन का उपयोग कवक कर लेते हैं। कवक के द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण शैवाल को प्राप्त हो जाते हैं। लिटमस एक प्रकार के लाइकेन से ही बनते हैं। जगत प्लांटी, पादप। पहला, पादप जगत के सभी जीव बहुकोशिकीय व यूकेरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। दूसरा, अधिकांश पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है जिससे ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके
भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, अर्थात ये स्वपोषी होते हैं। तीसरा, इनमें सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। उदाहरण के लिए स्पाइरोगाइरा शैवाल, प्यूनेरिया मॉस, फर्न, साइकस, खजूर, नीम, धान आदि। व्हिटेकर ने शैवालों को प्लांटी जगत में शामिल किया है। अन्य पादपों की तरह शैवाल के शरीर में जड़, तना, पत्ती में विभेदन नहीं किया जा सकता। बारिश के दिनों में आपने नदी व तालाब के किनारे व फर्श पर चमकदार हरी परत जमी हुई देखी होगी। इसे हम स्थानीय भाषा में काई कहते हैं। यही शैवाल है। प्यूनेरिया मॉस, इसका शरीर मुख्य रूप से पत्तियों तथा जड़ जैसी संरचना राइजोइड्स का बना होता है। राइजोइड्स द्वारा जल व खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है। इस तरह के पौधों को ब्रायोफाइटा समूह में रखा गया है। इस समूह के और उदाहरण भी हैं, जैसे डिक्सिया मार्केशिया। फर्न एक अन्य प्रकार का पौधा है जिसे आप अपने परिवेश में ढूंढने का प्रयास करें। यह टेरिडोफाइटा वर्ग का पौधा है। इस वर्ग के अधिकांश पादपों में पुष्पीय पादपों की तरह ही शरीर का विभाजन होता है, अर्थात इन पादपों का शरीर जड़, तना व पत्ती में विभाजन होता है तथा इनमें संवहन ऊतक भी पाया जाता है, परंतु इस वर्ग के पादप अपुष्पीय होते हैं, अतः ये बीज उत्पन्न नहीं कर सकते। मार्सिलिया इस समूह का एक अन्य उदाहरण है। क्या आप जानते हैं, अमरबेल प्लांटी जगत का एक सदस्य है। यह एक परजीवी पौधा है जो दूसरे पौधे के तने से लिपटा होता है। इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता। यह दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसके लिए अमरबेल में विशेष प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं जो अन्य पौधों से भोजन को अवशेषित करती हैं। पादप जगत के वर्गीकरण को एक पुष्पीय पौधों के उदाहरण के रूप में देखें तो पुष्पीय पौधों को हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, बीज आवरण रहित यानी जिम्नोस्पर्म या साइकस। दूसरा, बीज आवरण सहित एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को पुनः हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, एक से अधिक बीजपत्र द्विबीजपत्री, जिसके अंतर्गत चना, मटर, मूंग, इनमें मूसला जड़ें होती है। पत्तियों में जालिकावत शिरा विन्यास होता है। दूसरा, एक बीजपत्र यानी एक बीजपत्री, जैसे गेहूं, मक्का, इनमें झकड़ा जड़ें होती हैं। पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास होता है। आप अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ पौधों जैसे आम, धान, महुआ, घास, मक्का आदि की पत्तियों का अवलोकन करें। उनकी जड़ों के प्रकार एवं शिरा विन्यास में क्या संबंध मिलता है उसे लिखें। जगत एनिमेलिया, जंतु जगत, किंगडम एनिमेलिया। पहला, इस जगत के जीव बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक एवं विषमपोषी होते हैं। दूसरा, इनकी कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तीसरा, इनकी कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता है। चौथा, इन जीवों में पोषण अंतर्ग्रहण द्वारा होता है। इनमें भोजन को ग्रहण करने के लिए विशिष्ट अंग होते हैं, जैसे तितली में रस चूसने की नली, मनुष्य में मुंह, पक्षियों में चोंच आदि। अधिकांश जंतुओं में प्रचलन अंग पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए शेर, मैना, मछली, मनुष्य, हाइड्रा, फीताकृमि, केचुआ, घोंघा, बिच्छू, सितारा मछली आदि। जंतु जगत का एक वर्गीकरण रीढ़ की हड्डी वाले जंतुओं के संदर्भ में हम देखते हैं तो पाते हैं कि इन जंतु को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला, ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है, और दूसरा ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित होती है। ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है को पुनः दो भागों में बांटा गया है। पहला,
जिनकी त्वचा पर बाल होता है और दूसरा जिनकी त्वचा पर बाल नहीं होता। जिन जंतुओं की त्वचा पर बाल पाए जाते हैं उनमें स्तनधारी जंतु आते हैं, जैसे मनुष्य, शेर, बिल्ली, गाय, चमगादड़ आदि। ऐसे जंतु जिनकी त्वचा पर बाल नहीं पाए जाते, इनमें मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी आदि आते हैं। इन्हें पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वे जिनके शरीर पर पंख होते हैं और दूसरा वे जिनके शरीर पर पंख नहीं होते। जिनके शरीर पर पंख होते हैं उन्हें पक्षियों की श्रेणी में रखा गया है। इनके अंतर्गत मैना, तोता, कौवा, मुर्गा आदि आते हैं। जिनके शरीर पर पंख नहीं होता है उनके अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप आदि हैं। मत्स्य, उभयचर, सरीसृप को पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, जिनकी त्वचा नमी युक्त होती है और दूसरा जिनमें नमी युक्त त्वचा का अभाव होता है। नमी युक्त त्वचा में मत्स्य, उभयचर आते हैं, जिन्हें पुनः हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। जिनके शरीर पर शल्क होते हैं और दूसरा जिनके शरीर पर शल्क नहीं होते। जिनके शरीर पर शल्क होते हैं उनमें मत्स्य, रोहू, कतला आदि शामिल है। जिनके शरीर पर शल्क नहीं होते उनमें उभयचर, मेढक, टोढ़ आदि शामिल है। नमी युक्त त्वचा का अभाव पाया जाता है। इनके अंतर्गत सरीसृप, छिपकली, सांप, कछुआ आदि। नामकरण की आवश्यकता एवं प्रक्रिया। किसी भी जीव का वर्गीकरण में स्थान निर्धारित करके उसे एक निश्चित नाम देना नामकरण कहलाता है। किसी भी वस्तु या जीव को विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय भाषा व बोली के अनुसार पुकारा जाता है। जैसे आलू को तमिल में उरु लैंकिक लैंक हंगू, मराठी में बटाटा, हिंदी में आलू तथा अंग्रेजी में पोटैटो कहा जाता है। एक ही वस्तु के इतने सारे नाम से पहचानने में असुविधा होती है। इसी असुविधा को देखते हुए लिनियस ने जीवों के ऐसे नाम की आवश्यकता महसूस की जिसे सारे संसार में एक ही नाम से पुकारा जाए। इन नाम को उन्होंने वैज्ञानिक नाम कहा, जिसमें प्रत्येक जीव का नाम दो शब्दों में रखा जाता है, जिसे द्विनाम पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति में पहला, प्रत्येक जीव के नाम में पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति का होता है। दूसरा, जीव के वंश के नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षर से तथा अन्य अक्षर छोटे लिखे जाते हैं। जाति का नाम अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से लिखा जाता है। तीसरा, वंश तथा जाति के नाम को तिरछे अक्षरों इटैलिक में लिखा जाता है। यदि ये नाम सीधे अक्षरों में लिखे जाते हैं तो उनके नीचे रेखा खींचते हैं। कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम इस प्रकार हैं: मेंढक राना टाइग्रिना, शेर पैंथेरा लियो, गौरैया पासर डोमेस्टिक, मनुष्य होमो सेपियंस। समय समय पर प्रकृति में प्रजातियों की विलुप्ति एवं नई नई प्रजातियों का विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसी कारण वर्गीकरण की कोई भी एक प्रणाली सभी जीवों को सीमाबद्ध नहीं कर सकती। व्हिटेकर के 5 जगत पद्धति के विकसित होने के बाद भी कई नई प्रणालियां भी आती रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 5 जगत प्रणाली भी ज्ञात जैव विविधता को समेटने के लिए अपर्याप्त है, क्योंकि जैसे जैसे नए नए जीवों की खोज होती रहेगी और जैव विविधता के आयाम बदलते जाएंगे, वैसे वैसे ही वर्गीकरण के आधार भी बदलते जाएंगे एवं वर्गीकरण का स्वरूप भी। हमने सीखा, प्रकृति में विविध प्रकार के पदार्थ व जीव पाए जाते हैं। गुणों में समानता के आधार पर समूह बनाने की प्रक्रिया समूहीकरण कहलाती है। वैज्ञानिकों ने जीवों में उनमें पाई जाने वाली समानताओं एवं विभिन्नताओं के आधार पर वर्गीकृत किया है। वर्गीकरण जीवों की विविधता व समानता को स्पष्ट करने में सहायक होता है। प्रकृति में विभिन्न जीवों का एक साथ सरलता सुगमता से क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए
वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। लिनियस ने संपूर्ण जीव जगत को दो जगत, पादप जगत एवं जंतु जगत में विभाजित किया है। जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित आधारों को ध्यान में रखा गया है। पहला, केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति व उपस्थिति, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। दूसरा, जीव का शारीरिक संगठन, एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय। तीसरा, पोषण विधि, स्वपोषी व विषमपोषी। उपर्युक्त आधार पर सभी जीवों को 5 जगत में बांटा गया है। पहला, मोनेरा। दूसरा, प्रोटिस्टा। तीसरा, फंजाई। चौथा, प्लांटी। पांचवा, एनिमेलिया। जीवों के शरीर की रचना में बढ़ती हुई जटिलताओं के आधार पर इन्हें आगे और क्रमिक रूप से वर्गों में रखा गया है। जीवों में पाए जाने वाले विभिन्न लक्षण वर्गीकरण के पदानुक्रम को निर्धारित करते हैं। कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया, जिसमें जीव को वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। इसमें जीव का नाम 2 शब्दों में होता है, पहला वंश या जीन्स का और दूसरा जाति या स्पीशीज का। नए नए जीवों की खोज एवं जैव विविधता के बदलते आयाम के अनुसार वर्गीकरण का आधार एवं स्वरूप बदलते रहेगा।